अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। आज की जो मेरी वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करें दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। हम लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो तक आप लोगों ने रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने एयर पैसेज भी पढ़ लिया और लंग्स को भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का उर्दू में मतलब होता है सांस लेना, ठीक है, यही मतलब है ना बेसिकली। तो हम अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो फिज़िकल मूवमेंट्स होती हैं, वो तमाम मूवमेंट जिसके ज़रिए गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है, दैट इज़ नोन एज ब्रीथिंग। अगर ब्रीथिंग की सिंपल डेफिनेशन जो कि आपके बुक में भी मेंशन है देखी जाए तो वो क्या है हमारे पास, फिज़िकल मूवमेंट्स दैट आर एसोसिएटेड विद ब्रीथिंग। वो तमाम मूवमेंट जिसके ज़रिए, या विद गैशियस एक्सचेंज आप कह सकते हो, गैशियस एक्सचेंज के लिए हमारी बॉडी में जो जो मूवमेंट्स दरकार हैं या जो हो रही हैं वो अभी मैं आपको समझाती हूँ। ब्रीथिंग का बेसिक जो मतलब है वो सांस लेना है। सांस लेने का मतलब है कि सांस को अंदर लेके जाना, जिसको हम लोग इंस्पायरेशन कहते हैं, और फिर सांस को बाहर निकालना, जिसको हम लोग एक्सपायरेशन कहते हैं। तो जो ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है उसको हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हुआ है, वन इज़ इंस्पायरेशन एंड अदर वन इज़ एक्सपायरेशन। इससे पहले बेटा वैसे तो मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, मगर फिर दोबारा बताना ज़रूरी है क्योंकि यही चीज़ें जो कि ब्रीथिंग के प्रोसेस में हेल्प आउट करती हैं। अगर मैं यहाँ पे हमारे लंग्स बना रही हूँ तो लंग्स को कवर किया होता है आपके रिब्स ने, ये आपकी रिब्स हैं। रिब्स के बीच वाला जो मसल्स होते हैं दे आर नोन एज इंटर कोस्टल मसल्स, ठीक है जी। द मसल्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन रिब्स आर नोन एज इंटरकोस्टल मसल्स। और लंग्स के नीचे डोम शेप डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम जो होता है ये डोम शेप होता है, मस्कुलर शीट है जो कि लंग्स को एब्डोमेन से सेपरेट भी करती है। रिब्स आ गई, रिब्स जिन्होंने लंग्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है। रिब्स के बीच के जो मसल्स होते हैं दे आर नोन एज इंटरकोस्टल मसल। और लास्ट पार्ट जो है वो लंग्स के बिल्कुल नीचे हमारे पास एक कैविटी है, सॉरी शीट है, जिसको हम लोग कहते हैं डायाफ्राम, जो कि मस्कुलर शीट है। डोम शेप होती है जैसे कि गुंबद नुमा इसकी शेप होती है। अब यही रिब्स प्लस इंटरकोस्टल मसल्स प्लस डायाफ्राम, यही तीन चीज़ें हैं जो कि आपके प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग में हेल्प आउट कर रही हैं। कैसे? पहले तो मैंने आपको ये बताया कि जो ब्रीथिंग है हमारे पास वो दो फेजेस में हो रही है। एक है हमारे पास इनहेलेशन। तो अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपल एक फ्लो शीट सी बना के दिखाऊं तो एक हमारे पास प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज इनहेलेशन। इनहेलेशन का दूसरा नाम होता है इंस्पायरेशन, जिसमें कि एयर जो होती है आपकी बॉडी के अंदर आती है। और सेकंड जो प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन का मतलब होता है, जिसका दूसरा नाम है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन का मतलब होता है जिसके ज़रिए सांस आपकी बॉडी से बाहर जाएगा। अब ज़ाहिरी आपको ये लगता है कि आपका सांस लेना आपके अपने कंट्रोल में है, आपको लगता ये है कि ये वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐसे तमाम एक्शंस जो कि हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं, दे आर वॉलेंट्री। किसी हद तक हम कंट्रोल कर रहे हैं, मगर अगर ये वॉलेंट्री होते तो रात को शायद जब हम सोते तो हमारा सांस ही रुक जाता। तो ब्रीथिंग का जो मैकेनिज़्म है वो इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है ऐसे तमाम प्रोसेसेस या ऐसे रिएक्शन जो कि हमारी विल के बगैर हो रहे होते हैं, हमारी मर्ज़ी के बगैर हो रहे होते हैं। जैसे कि हमारे दिल का धड़कना, फूड हमारी बॉडी में जाती है ऑटोमेटिकली आगे आगे खुद ही मूव करती जाती है। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं, खून हमारी बॉडी में पूरा गर्दिश कर रहा है, ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जो कि हमारी अपनी मर्ज़ी में या अपने हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ब्रीथिंग का प्रोसेस भी किसी हद तक वॉलेंट्री है, मगर असल में ये इनवॉलेंट्री है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। किस चीज़ का रोल है? हमारे रिब्स का, हमारे इंटरकोस्टल मसल्स का और हमारे डायाफ्राम का। अब जो हमारे पास इनहेलेशन या इंस्पायरेशन है, सांस का अंदर आना, होता कुछ यूँ है बच्चे कि जो आपकी रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि अगर आपकी रिब्स बिल्कुल सीधी हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होकर थोड़ी सी ऊपर की तरफ उभर जाएंगी, ठीक है जी। इसी तरह जो आपका डायाफ्राम है जो कि डोम शेप है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ना सिर्फ रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बल्कि डायाफ्राम भी। रिब्स और इंटरकोस्टल मसल बिल्कुल फ्लैट है तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो थोड़े से ऊपर उठ जाएंगे, जबकि डायाफ्राम जो कि डोम शेप होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो जब रिब्स ऊपर की तरफ जाती हैं और डायाफ्राम नीचे की तरफ आता है तो उससे क्या होता है कि लंग्स की कैविटी जो होती है वो एक्सपैंड होती है, थोड़ा सी कैविटी आपकी एक्सपैंड होती है। देखिए इनहेलेशन में क्या हो रहा है, आपके रिब्स प्लस इंटरकोस्टल मसल्स ये भी हमारे पास क्या करते हैं जी, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये रेज होते हैं ऊपर की तरफ जो होते हैं वो उभरते हैं, ठीक है।
जबकि हमारे पास सेकंड क्या मैंने आपको बताया, डायाफ्राम जो है आपका, डायाफ्राम भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है कि ये नीचे की तरफ मूव कर जाता है, क्योंकि डोम शेप है ना बेटा, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये बिल्कुल फ्लैट या इस तरह हो जाता है। ठीक है, तो जब पहले ये डोम शेप था, अब ये नीचे की तरफ आ गया, तो फेफड़े आपके एक्सपैंड होते हैं, आपके लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ होता है। तो इस प्रेशर को इक्वल करने के लिए जो बाहर से एयर है वो रश करके, मतलब तेज़ी से खिंच के आपके फेफड़ों में खुद ब खुद ही आ जाती है, ना चाहते हुए भी। तो ये इनहेलेशन है, जिसमें कि आपके रिब्स और आपके इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और ऊपर की तरफ उभरते हैं, प्लस आपका जो डायाफ्राम जो कि डोम शेप है वो नीचे की तरफ जाता है कॉन्ट्रैक्ट होकर, तो फेफड़े जो होते हैं एक्सपैंड होते हैं, जिसकी वजह से बाहर की जो एयर है वो अंदर की तरफ आ जाती है। एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इनहेलेशन और इंस्पायरेशन। इसके ऑपोजिट जब सांस ने बाहर जाना होता है तो क्या होता है, हमारे पास एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें कि रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स अपने जगह पे वापस आ जाती हैं, प्लस डायाफ्राम भी अपनी जगह पे वापस आ जाता है। अभी समझाती हूँ आपको। देखिए इसमें क्या होता है कि आपकी जो रिब्स हैं प्लस आपके जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये रिलैक्स करते हैं, ये अपनी वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, और जो डायाफ्राम है वो भी अगेन जो होता है वो भी रिलैक्स करता है, वो अपनी जगह पे आ जाता है। तो देखिए जब रिब्स हमारे पास जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रेज हुई थी, ऊपर उभरी हुई थी, वो वापस अपनी जगह पे आई, और इस तरह जो डायाफ्राम जो कि फ्लैट हुआ था वो दोबारा डोम शेप हुआ, तो लंग्स पे एक प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से एयर जो होती है वो बाहर आ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कैसे ऐसे कोई पर्सन जिसको खुदा ना खासा सांस नहीं आ रहा था, तो उसको आप पंप करते हो। पंप करने से बेसिकली क्या होता है, हमारे पास रिब्स पे भी प्रेशर आ रहा था, इंटरकोस्टल मसल पे भी और डायाफ्राम पे भी, ताकि वो मूव करना शुरू करें, आपके लंग्स और एयर जो होती है वो इन आउट हो। तो एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन, जिसमें कि रिब्स अपनी जगह पे आती हैं, प्लस इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होकर वापस अपनी जगह पे आते हैं। जो डायाफ्राम था जो कि बिल्कुल सीधा हो चुका था, वो रिलैक्स होकर वापस डोम शेप होता है। तो इन दोनों की वजह से फेफड़ों पे दबाव आता है, जिसकी वजह से एयर जो होती है वो बाहर आ जाती है। ये हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है। इनहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन, सांस का अंदर आना, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन, सांस का बाहर चले जाना। ओके, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद बेटा आप लोगों ने कभी ये नोट किया होगा कि हम लोग जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारा सांस ऑटोमेटिकली जो होता है वो तेज़ हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, अब हम लोग वो डिस्कस करने लगे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म। उसके बाद आप देखिए कि जो एक नॉर्मल पर्सन है, ये अक्सर आपके एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है, जो मैं लाइन बोलने वाली हूँ, कि एक जो नॉर्मल पर्सन होता है उसमें ब्रीथिंग का रेट कितना होता है, कि वो 1 मिनट में कितनी दफ़ा तकरीबन सांस लेता है। तो जो नॉर्मल पर्सन है उसमें जो ब्रीथिंग का रेट है इन 1 मिनट, वो हमारे पास तकरीबन जो है वो 16 से 20 टाइम पर मिनट है। मगर जब आप हार्डवर्क या कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो वो हमारे पास बढ़ के 30 to 40 टाइम हो जाता है पर मिनट। आप लोगों का 10th में आप लोगों का प्रैक्टिकल भी आएगा, जिसमें पहला यही किया जाता है कि आपको एक तो आपका नॉर्मल रेट पे चेक किया जाएगा सांस का कि कितना आ रहा है, फिर उसके बाद आपको कहा जाएगा कि आप ज़रा स्टेयर्स वगैरह चढ़ के आएँ या तेज़ से चल के आएँ, तो फिर आपका रेट कितना हो जाता है। काफ़ी लोगों का तो 50+ भी चला जाता है। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हमारे पास जो सांस लेने का अमल है वो 16 से 20 मरतबा होता है 1 मिनट में, जबकि जब आप हार्डवर्क या एक्सरसाइज करते हो तो ये जो रेट है वो 30 to 40 टाइम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि बेटा हमारे पास ब्रेन में एक रिस्पायरेटरी सेंटर मौजूद है। देयर इज़ अ रिस्पायरेटरी सेंटर दैट इज़ प्रेजेंट इन योर ब्रेन, और वो सेंटर हाईली सेंसिटिव है टू द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपके सांस के तेज़ होने में ऑक्सीजन का इतना रोल नहीं है जितना कि CO2 का है। क्यों, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर एक रिस्पायरेटरी सेंटर मौजूद है। ये जो रिस्पायरेटरी सेंटर है ये हमारे पास सेंसिटिव टू क्या है, सेंसिटिव टू कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, सेंसिटिव टू CO2 कंसनट्रेशन। मतलब ये जो हमारे पास रिस्पायरेटरी सेंटर है ये किस चीज़ से सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, अभी बताती हूँ। आप लोगों ने हार्डवर्क या एक्सरसाइज किया, जब आप कोई बहुत तेज़ तेज़ भाग के आए हो तो आपके मसल्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और आपको पता है हमारे मसल्स के अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। मसल्स में रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है जिसके ज़रिए एनर्जी बन रही होती है। तो जो हमारे पास मसल्स हैं बेसिकली बेटा जी, इसमें रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, और रिस्पायरेशन की रिएक्शन क्या है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना प्लस वाटर का बनना प्लस ATP का बनना। मसल्स ने असल में तो क्या बनाना होता है, हमारे पास ATP बनाना होता है। ठीक है जी। तो क्या हो रहा है, ब्रेन में हमारे पास रिस्पायरेटरी सेंटर मौजूद है जो कि किससे सेंसिटिव टू कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। अब क्या होता है कि जब हमारे जो मसल्स हैं
उनमें रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एटीपी जनरेट हो रहा होता है। तो जब आप हार्डवर्क की एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल्स रिस्पायर करते हैं, रिस्पायरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब ये CO2 ज़्यादा होती है तो ये CO2 सीधा ब्लड में शामिल होने के बाद आपके ब्रेन में जाती है, और ब्रेन में मौजूद है रिस्पायरेटरी सेंटर जो कि ट्रिगर हो जाता है कि खून में CO2 ज़्यादा हो रहा है, इसको जल्दी जल्दी बाहर निकालना है। तो जब वो जल्दी जल्दी बाहर निकालने के चक्कर में क्या होता है कि आपके ये मसल जाता है, ये मैसेज जाता है आपके रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स के पास, और वो तेज़ी से काम करते हैं। इसी वजह से आपका ब्रीथिंग जो रेट होता है वो तेज़ हो जाता है। ये है हमारे पास बेसिकली मैकेनिज़्म। जब आप हार्डवर्क की एक्सरसाइज करते हो तो आपके जो मसल्स होते हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज के मिलने से, ये बेसिकली रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी का बनना ये बन जाता है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है तो ये जो CO2 है ये सीधा खून का हिस्सा बनती है, और ये ब्लड जाता है आपके ब्रेन के पास। ब्रेन जो में जिसमें रिस्पायरेटरी सेंटर मौजूद है वो फ़ौरन ऑन होता है, और वो मैसेज आपके रिब्स को, इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम को भेजता है कि जल्दी जल्दी रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करो, ताकि जितनी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से फ़ौरन बाहर चली जाए। यही वजह है कि हार्ड वर्क की एक्सरसाइज जब आप करते हो तो आपका ब्रीथिंग रेट भी ज़्यादा हो जाता है। आई होप कि आपको मेरा टॉपिक समझ आ गया समझाने से। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।